नमस्कार। आज हम जो मेहंदी को रंग मृदुला सिन्हा का उपन्यास पर चर्चा करेंगे। जो मेहंदी को रंग उपन्यास आपने विकलांगों की समस्या को आधार बनाकर ये उपन्यास लिखा है, जिसमें मुख्यतः संदेश देने का प्रयास किया है कि समाज में उनकी जो स्थिति है उसका एक सम्मानपूर्ण रूप में हम उन्हें देखें, उन्हें दीनहीन समझने के बजाय एक सामान्य नागरिक समझें और उनके अंदर जो एक जिजीविषा का भाव है उसे आगे बढ़ाते हुए, उसे जगाए रखते हुए उनके भीतर जो प्रतिभा है उसका सम्मान करना सीखें। और इसीलिए मृदुला जी ने इस उपन्यास को अपने स्वयं के भोगे हुए यथार्थ के रूप में उन्होंने इसे चुना है। और इसीलिए इसकी एक एक शब्द, इस रचना के जो भाषा है, जो कथानक है, उसमें उनके भाव स्वतः उतरते हुए दिखाई देते हैं। इनका जो भोगा हुआ सच है वो हमें यहाँ दिखाई देता है। तो ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास की मुख्य नायिका शालिनी है और उसी शालिनी और जो संस्था है, जो विकलांगों की संस्था है, उस संस्था में जो प्रधान हैं दद्दा जी, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा इस उपन्यास का कथानक बुना गया है। इस उपन्यास का प्रारंभ जो है वो शालिनी से होता है, जो उस संस्था में पहुंची हुई है और वहाँ पहुंचने के बाद उसकी मनस्थिति जो है वहीं से ये उपन्यास प्रारंभ हो रहा है, जहाँ वो कहती है कि सारी रात आँखों में बिताकर भोर के समय शालिनी की आँख लगी थी कि सुबह उठने की घंटी बज उठी और घंटी के साथ उठ बैठी शालू की निगाहें गोद में दबे पाँव पर जा अटकी। हल्की गुलाबी सुडोल दो टांगे जिससे लगी उंगलियां ईश्वर की बारीक रचनाओं में से एक लग रही थी। शालिनी अपने पाँव को, अपने नाखूनों को निहार रही है। उसके पाँव जो उसकी पहचान है, हर उसकी, चाहे सास हो, उसके पति हो, उसकी स्वयं की दादी हो, सभी उसके पाँव की, उसकी चाल की हमेशा से प्रशंसा किए जाते रहे हैं। और उसकी जो पाँव में पायल है, उस पायल की रुंझुन जब बजती है तो उसे अपने अतीत की स्मृतियां हैं वो फिर पुनः याद आती है और कचोटती हैं। और उन्हीं जो उसकी पाँव में जो झंकार है वो उसके भीतर एक रोमांच पैदा कर देती है। और ऐसा लगता है कि जो पायल है वो राग भैरवी में आलाप कर रही हैं और ये राग भैरवी जो है उसके तन मन को झंकृत कर देता है। और वो उस स्वर लहरी में पायल की अपने आप को डुबोए रखती है और उसे निहारती रहती है और उस निहारने में उसे अपना भूत, वर्तमान, भविष्य सब भुला देती है। तो इस भाव से इस उपन्यास का पहला जो अनुच्छेद है वो प्रारंभ होता है। अपने परिवेश को भूल चुकी शालिनी संस्था के जो कायदे कानून हैं, संस्था की जो सख्त दिनचर्या है, जिसके साथ सब रोगी, व्यवस्थापक, कर्मचारी, डॉक्टर सब उस व्यवस्था के, उस दिनचर्या के अनुसार चलते हैं। और ये व्यवस्था ही उस संस्था को एक सूत्र में बांधने वाली है। और सबसे जो खासियत इस संस्था की है उसमें किसी की श्रेणियों में कोई अंतर नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और अब वो जब इस उपन्यास में हम देखते हैं कि आगे वो दद्दा जी है, वो एक समय के बिल्कुल पाबंद है कि हर काम है वो समय के हिसाब से होना चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए। और इसी जो इस चीज़ का अनुकरण करते हुए शालिनी है वो अपने सोच से, जो डूबी हुई है सोच में, उससे बाहर निकलती है। और उसी में वो कहती है कि एक सार गर्भित मुस्कान बिखेर पूरे परिवेश को उसमें लपेटते हुए दद्दा जी ने अपनी छड़ी की नोक उसके पाँव में डाली। उसी समय दद्दा जी आ गए हैं उसके पास में, वो सोच में डूबी हुई है और दद्दा जी उससे बात कर रहे हैं कि
कि भाई तुम अभी तक यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो, और तुम्हारे जो ये पाँव लगे हैं उसके बारे में उससे चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि शालिनी के पाँव किसी दुर्घटना में चले गए हैं, और इस संस्था में जहाँ दद्दा जी हर मरीज का, जिनके पाँव हैं, जो विकलांग हैं, उनके पाँव लगा रहे हैं, तो उस परिस्थिति का यहाँ जो अंकन किया गया है कि परिस्थिति के एहसास से सजग होती शालिनी सहम कर सिमट गई, दद्दा जी की ओर मुड़ी, पर उन्हें साधुवाद देने को उसका खुलता मुख उचित शब्द भाव के कारण पुनः स्थिर गति से होठों को समेट चुका था। केवल आंखें पूरी की पूरी खुली थी, फैली थी, जिसमें तैर रहा था आश्चर्य, आनंद और दद्दा जी के लिए उफन आया अपार आभार का सैलाब। क्यों, पसंद आ गए न पाँव? चल चल के दिखा, दद्दा जी ने बड़े स्निग्ध स्वर से कहा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दद्दा जी ने शालिनी के लिए पाँव बनाए हैं और वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें पाँव पसंद आए क्या। शालिनी झट खाट छोड़ उन्हीं पाँव पर खड़ी होने लगी, सहारे के लिए पलंग से लगी बैसाखियाँ उठाने लगी, तो दद्दा जी उससे पहले लपक कर उन्हें उसकी दूर से पहुँच से दूर रखाए। थोड़ी लड़खड़ाहट हुई पाँव में, जिसे स्थिर करने के लिए दद्दा जी का कंधा थाम लिया शालिनी ने। वे चाहकर भी नकार न सके। कमरे में प्रवेश करती महिमा सहायता के लिए लपकी तो उन्होंने इशारे से उसे रोक दिया। ऐसा कर इस खाट के इर्द गिर्द ही चल, दद्दा जी ने शालू को अपनी छड़ी थमा दी। उनकी सलाह को हृदयंगम करती शालू एक दो कदम आगे बढ़ पीछे लौट बिछावन पर थम से बैठ गई। एक कातर दृष्टि उसने दद्दा जी की ओर डाली। उन्होंने नर्स को आदेश दिया, महिमा देख, इसे कल सवेरे चलकर प्रार्थना भवन तक आना है। आज चाहे जितना अभ्यास करा लो, आज तुम दोनों की प्रातःकालीन वंदना से छुट्टी। तो इस तरह से जो उसके लिए दद्दा जी ने पाँव बनाए थे, तो वो चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी उन पाँवों पर चलने का प्रयास करे, और एक प्रोत्साहन से देते हुए कि भाई तुम्हें ये करना है। एक अपनत्व का भाव, अपने जो पेशेंट है उनके प्रति अपनत्व का भाव, किस तरह से जुड़ाव का भाव है दद्दा जी के व्यक्तित्व में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आगे जो शालिनी है, शालिनी को जो उसकी सहायिका है महिमा, वो उसे उसके पाँव को चलाने का प्रयास कर रही है, और स्वयं शालिनी अपने पाँव पर मुग्ध हो रही है कि देख कितने सुंदर, कितने नाजुक हैं पाँव। केवल गति नहीं है इनमें, इतना तो ही तो अंतर है। उनमें गति थी, वे चलते रहते थे, भागते रहते थे। वो अपने पाँव को याद कर रही है जो पहले पाँव थे, और उस भावावेश में अतीत की ओर वो लौटने लगती है। तभी उसको महिमा वापस लौटा लाती है और उसे अपने पाँव पर चलने का अभ्यास कराने का उसको पुनः खड़ा करती है कि तुम चलो उस पर। और हम देखते हैं कि यहाँ जब शालू चलने का प्रयास करती है और अपने अतीत के जो पतझड़ बसंत हैं, जो दुख सुख हैं, उसको याद करती है, तो वो कहती है कि महिमा एक बात तो बता, दादाजी को कैसे पता चला कि मेरे पाँव हूबहू ऐसे ही थे? आकृति, रंग रूप, साज सज्जा कुछ भी भिन्न नहीं है। दादाजी अंतर्यामी है क्या? या कहीं गंगा मैया ने इन्हें स्वप्न में मेरे पैर के नक्शे दिखा दिए? इन्हें कैसे पता चला कि इतने स्वाभाविक पाँव को ही मेरी सास, मेरे पति स्वीकार कर सकेंगे? न तो दादाजी अंतर्यामी है, न गंगा मैया तुमसे छीन गए पाँव ही उन्हें दिखाने वाली है। अब उन्हें कैसे मालूम हुआ, यह तो उनसे ही पूछना होगा। वैसे हैं तो वे अंतर्यामी ही, असली पाँव की रूपरेखा पूछ ही लेते हैं, किसी के रिश्तेदार से तो किसी किसी रोगी से ही। पूरी कोशिश करते हैं कि पाँव भी असली पाँव की तरह ही दिखे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दादाजी हर पूरी कोशिश से अपने जो रोगी है उसके पाँव हूबहू बनाने में लगे रहते हैं, और तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक कि उन्हें वो पाँव बिल्कुल उनके असली पाँव जैसे ही दिखाई दे। अब वो कह रहे हैं कि आगे हम बढ़ते हैं उपन्यास में कि मात्र मेरे गिड़गिड़ाने पर डॉक्टर को बुलाने चली गई। न जाने डॉक्टर वास्तव में नहीं थे या मात्र मुझे बहलाने के लिए उसने बहाना बनाया।
लगा क्यों नहीं सकते? जब वो कहती है, जब दादाजी ने उसके लिए पाँव बनाए हैं, तो वो कहती है मैं जल्दी से इन पाँव को अपने पाँव में लगाकर जल्दी से चल के देखना चाहती हूँ। क्या वो कह रही दादाजी नहीं आया है, तो दादाजी नहीं आया तो क्या कोई डॉक्टर नहीं लगा सकता है? तो वो कहती नहीं, जब तक दादाजी स्वयं लगाकर इसको बिल्कुल अच्छे से चेक नहीं कर लें कि संतुष्ट नहीं हो जाए कि बिल्कुल सही लगे हैं, तब तक वो ये पाँव नहीं लगा, तब तक वो पाँव लगाने की किसी को भी इजाज़त नहीं देते हैं। अब इधर देखते हैं कि शालिनी है वो स्वयं कोशिश कर रही है कि वो खुद ही पाँव लगा लिए हैं और वो चलने का प्रयास कर रही है। और उसी समय दादाजी वहाँ पहुँच गए और वो बिल्कुल दहाड़ते हुए धमाके की आवाज़ के साथ बोले, किसने लगाए ये पाँव? तो दादाजी के गरजने से पूरी संस्था के जो झूमते पेड़ भी थे, एक परिस्थिति बताइए कि कैसा वातावरण बन गया कि उनकी दहाड़ से, उनकी तेज़ आवाज़ से सुनकर, जैसे कि जो टांगे भी हैं वो भी नीचे गिर गई, जो उसने लगाने का प्रयास कर रही थी शालिनी खुद ही, और वो कांपते हुए बोल रही कि मैंने लगाए पाँव। तो वो और भी सख्त आवाज़ में बोलते हैं, तुम्हारे पाँव हैं क्या? ऐसे ही मर्दाने पाँव थे तुम्हारे, इतने बड़े बड़े नाखून, इतने काले, उभरी नसें, तुमने इसे अपना पाँव माना कैसे? और दादाजी क्रोध में बोले जा रहे हैं। तो शांत होते हुए, दादाजी को शांत करने के प्रयास में उसने धीरे से कहा, दादाजी ये तो कृत्रिम, ये तो बनावटी पाँव है ना, जैसे भी हो क्या फ़र्क पड़ता है? और उसी समय दादाजी की तेज आवाज़ में वो गरज उठे कि चुप कर, मैं नहीं लगाता कृत्रिम पाँव, बनावटी लगवाना हो तो कहीं और चली जा। और इसी तरह से अपनी क्रोधाग्नि में ये वाक्य उसका घी का काम किया उसकी सफाई ने, शालिनी की सफाई ने, और वो चुप करके अपनी निगाहें नीची करके खड़ी रही और दादाजी क्रोध में भरकर वहाँ से निकल गए। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दादाजी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उनके पाँव को कृत्रिम कहा, उनके लगाए पाँव को कृत्रिम कहा जाए, और वो चाहते हैं कि हर रोगी है वो अपने जो कृत्रिम, जो दादाजी पाँव लगा रहे हैं वो असली पाँव लगा रहे हैं, और वो पाँव ऐसे ही लगने चाहिए उस रोगी को कि जैसे स्वयं जीवित पाँव उसके लगे हुए हैं, और उसमें वो पूरा सम्मान और उस आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़े।